Hello everyone, welcome to chapter 11 part 2. So in last video we talked about Kautilya and his thought about economic. Now we are going to study about Gandhiji. Basically Gandhiji was not an economist but he was a great reformer and, and thus his idea about economy is very necessary to understand. तो गांधी जी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे पर वो तो हमारे फादर ऑफ नेशन है। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द फ्रीडम दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ गांधी जी। तो सोसाइटीज चेंज कंटिन्यूसली एंड द पर्पस ऑफ चेंज इज डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी कंटिन्यूस चेंज होती रहती है और उसका जो पर्पस होता है वो है डेवलपमेंट। Such changes occur as phases of transformation, and in each phase of transformation, the society tends to follow the ideas and ideals of some reformers. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वहाँ पे ये नेसेसरी हो जाता है कि पूरी सोसाइटी या सोसाइटी के जो लोग हैं वो कोई आइडिया को या तो किसी रिफॉर्मर को अपना आइडल बना के उसको फॉलो करे। Thus, the reforms in a way leads the change in the society, becomes the torchbearer, provides direction. Born at Porbandar in Gujarat, Mohandas Karamchand Gandhi, whom we know as Gandhiji, was one such leader. Though he had a strong willpower and was an idealist dreamer, he urged for a realistic and practical approach. Truth and non-violence were the two major principles of his ideology. He practiced his ideology to remove the difference between thought and conduct. He emphasized on religion and ethics for individuals and social life. Besides, he also made endless efforts toward eradicating untouchability, persuading people to stop consumption of alcohol, attaining communal solidarity, and empowering women. His way of living life was based on ethics, so he adopted ethical science as the base of the science of politics and economics. तो गांधी जी का जो पूरा स्ट्रेटजी था, जो उनकी साइकोलॉजी थी, वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बेस के ऊपर थी। तो उनका ये एथिक्स बोले जाते हैं कि हमारी लाइफ में एथिक्स होने बहुत ही ज़रूरी है। अगर मॉरल्स और एथिक्स और वैल्यूज़ अगर हम ये समझ नहीं सकते हमारी लाइफ में तो एनिमल और ह्यूमन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ गांधी जी का जो थॉट्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे क्योंकि वो एथिक्स के बेस के ऊपर थे और उनका जो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो था वो भी इथिकल साइंस के ऊपर था। यहाँ पे वो सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते थे, कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थॉट ही थिंक अबाउट द इकोनॉमी। Gandhiji's simple way of life in social, economic and political terms is frequently known as Gandhism. तो गांधी जी की जो लाइफ स्टाइल थी, जिस हिसाब से वो रहते थे सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली टर्म्स में, वो पूरी उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसको नाम दिया गया गांधीज़म। बट अनलाइक अदर इकोनॉमिस्ट, गांधी जी हैड नॉट गिवन अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। एडम स्मिथ है, जॉन मेयर्ड केन्स है, इन लोगों ने जो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी दी थी ऐसा गांधी जी ने कभी नहीं किया। ही डिडेंट क्लासीफाई हिज आइडियोलॉजी इनटू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी। जैसे एडम स्मिथ की जो आइडियोलॉजी है वो माइक्रो इकोनॉमी में काउंट होती है, जॉन मेयर केन्स मैक्रो इकोनॉमी से अटैच होती है। वैसे गांधी जी की ऐसी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं थी आइडियोलॉजी की। He never wanted to give Gandhism or wish to have his own follower. उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गांधीज़म जैसा हो कुछ या तो कोई उनको फॉलो करे। He didn't claim that he had discovered any new theory or ideology.
और हम छोटी छोटी बात में अगर हमने कुछ हेल्प कर दिया या कुछ काम कर दिया तो पूरे गांव को बताते हैं दैट आई वॉज डन। पर गांधी जी में ऐसा नहीं था। ही सिंपली ट्राइड टू अप्लाई द इंटरनल ट्रूथ्स एज सॉल्यूशन टू लाइफ्स रूटीन प्रॉब्लम्स। तो गांधी जी एक ही बात में बिलीव करते थे, एक तो ट्रूथ और दूसरा था नॉन वायलेंस। तो उनके हिसाब से लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो था ट्रूथ। अब गांधी जी किससे इंस्पायर हुए थे, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो हम देखते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स ऑन गांधी जी। तो रीडिंग एक कितना इम्पोर्टेंट है वो गांधी जी की लाइफ से हमें पता चलता है। गांधी जी ने जो भी बुक्स पढ़ी वहाँ से उन्होंने कुछ सीखा और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया। दैट इज़ वाई ही बिकेम महात्मा। और हम लोग तो पहले तो बुक्स ही नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई नहीं करते, फिर ड्रीम करते हैं कि वी बिकम सक्सेसफुल। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दैट। We can see the influence of religious books, philosophers, and events on Gandhiji's economy, social, and political ideology. Gandhiji was greatly influenced by the American thinker Thoreau, uh, Thoreau, spelling. The idea of simple living and high thinking was adopted from Thoreau's work. तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो जो कॉन्सेप्ट उनको मिला था वो अमेरिकन थिंकर जो थॉर थे उनकी वर्क से उनको मिला था। गांधी जी's आइडिया ऑफ सर्वोदया was an inspiration from British writer John Ruskin's book Unto the Last. From that book he derived the importance of labor work and ways to eradicate poverty from India. तो ये हमने गांधी जी की बायोग्राफी में काफ़ी बार पढ़ा होगा कि गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन्स बुक ऑन टू द लास्ट। वहाँ से उनको ये कॉन्सेप्ट मिला लेबर वर्क का एंड इरेडिकेट पोवर्टी यानी गरीबी को हटाने का इंडिया में से। लियो टॉल्स्टॉयज वर्क व्हाट शैल वी डू देन एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू इन्फ्लुएंस गांधी जी। He was influenced by the theory of bread labor given by Ruskin, and thus he gave the motto that those who didn't work had no right to eat. तो बुक्स पढ़ने से ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, हमें नॉलेज मिलता है। वी कैन गिव अ शेप टू आवर लाइफ बाय रीडिंग द बुक्स। जैसे यहाँ गांधी जी को सब कॉन्सेप्ट मिले। मोर ओवर इन हिज चाइल्डहुड वॉच द प्ले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, and this left an indelible impression on him. The play taught him the importance of truth and made him a सत्याग्रही। तो बचपन में देखा हुआ ड्रामा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कितना इम्पैक्टफुल रहा गांधी जी के ऊपर कि वो ये ड्रामे की इम्पैक्ट इतनी हुई कि वो खुद उसको फॉलो करने लगे और वो खुद बन गए सत्याग्रही। यानी जो सत्य के रास्ते सत्य को जो ग्रहण करता है वो सत्याग्रही होता है। गांधीजी's belief pretending to laboring for one's own bread were also confirmed by a sloka in the third chapter of Hindu scripture, the Bhagavad Gita, which states, "One who relishes the fruits without making offering, without effort and sharing fruit with other, is indulging in sinful action." तो मेहनत के बिना जो भी फल मिलता है वो किसी काम का नहीं है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग जो भगवत गीता में लिखा है। देयर ऑल्सो इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स लाइक द उपनिषद, द रामायण, द महाभारत, and of saints poets like Kabir, Guru Nanak, Narsi Mehta, and also of spiritual leader Srimad Rajchandra on Gandhiji's idea. तो इन सबको गांधी जी ने पढ़ा है, पढ़ा नहीं बल्कि उनको एक्सेप्ट किया है एंड उनको फॉलो किया है, उनको अप्लाई किया है। कबीर है, गुरु नानक है, नरसिंह मेहता है, उनके स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद राजचंद्र है। और ये सब के कॉन्सेप्ट गांधी जी के आइडिया में हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं।
अब गांधी जी के जो इकोनॉमिक्स थॉट थे उसके बारे में हमें देखना है। तो मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी। Gandhiji believed that neither capitalist nor socialist economic approach would be able to solve the economic problems of India. तो पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं चाहिए थी और पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं चाहिए थी। सो ही गेव अल्टरनेट इकोनॉमिक आइडियाज अगेंस्ट वेस्टर्न कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन पॉलिसीज, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी एंड मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी। तो सबसे जो उनका पहला कॉन्सेप्ट था वो था सर्वोदय। गांधी जी envisioned a society devoid of violence in which the helpless, poor and needy are uplifted to a state of well-being, and this idea of social development was called Sarvodaya, which means upliftment of all. तो गांधी जी एक ऐसी सोसाइटी की विज़न रखते थे कि जहाँ पे जो पुअर है, जो नीडी है, उनको अपलिफ्ट किया जाए, और इसलिए उन्होंने ये जो सोशल डेवलपमेंट था उसको नाम दिया सर्वोदया। अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, इन ऑल ह्यूमन बींग्स dwells द सेम सोल, एंड एडोप्टिंग दिस थॉट गांधी जी बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदया ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड लव। तो सर्वोदया का सीधा मीनिंग एक ही होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। और भगवद गीता में भी बोला गया है कि ह्यूमन्स बॉडीज़ आर डिफरेंट बट द सोल इज़ द सेम, यानी सबके अंदर जो सोल है वो एक ही है। ही फर्दर सजेस्टेड दैट सर्वोदया टाइप्स ऑफ सोशलिज्म में बी अटेन्ड बाय forsaking desires which lead to greed. For successful implementation of Sarvodaya, he presented the ideas of renunciation, यानी कोई भी वस्तु को छोड़ देना, उसको रेनन्सिएशन बोलते हैं। सर्विस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मशीनरी, प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट गांधी जी ने सर्वोदया में दी है। ही डिसलाइक द थॉट दैट वेरी फ्यू पीपल बिकेम रिच ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्री। ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है गांधी जी की मशीनरी और इंडस्ट्रीज़ की वजह से सोसाइटी के कुछ लोग पैसे वाले बन जाए और बाकी सब गरीब। फॉर हिम सोशलिज्म मीन्स दैट देर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल एंड दैट ऑल आर इक्वल इन ऑल द टर्म्स, फाइनेंशियली, सोशली, रिलीजियस वाइज, सभी तरीके से कोई भी डिफरेंस लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये था उनका सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। उनके हिसाब से इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, तो गांधी जी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इक्विटेबल रेम्यूनरेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर। गांधी जी ये सोचते थे कि, और प्रमोट भी किया था उन्होंने, कि सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर इज़ द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो जानते थे कि लेबर ही एक ऐसा फैक्टर है जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में लिविंग फैक्टर है। सो एनीवन हु लेबर इज़ एंटाइटल्ड टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड देयर शुड बी इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल टू वर्क। तो कोई भी लेबर हो, बड़ा हो छोटा हो, पर उसकी डिग्निटी का ध्यान रखना है, उसको हर्ट हो ऐसा नहीं करना है, और सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट इट वाज obligatory upon the state to create employment opportunities। तो ये जो स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट है, उसका मेन काम यही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट करनी है। स्टेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, गांधी जी asserted that through mental intellectual labor was important for development, everybody should engage in some form of physical labor। तो कैसा लेबर यूज़फुल रहेगा? जो मेंटली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो, वो डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। और हर एक पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है वो थोड़ा या तो ज़्यादा फिजिकल लेबर वर्क करता ही है।
Gandhiji observed a decline in dignity and importance of physical labor in modern times, and thus he emphasized upon the idea that dedicated physical efforts make a person give up greed and enable the person to get employment and thus get freedom from poverty. तो जो खुद काम करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, ग्रीडीनेस के बदले, ग्रीडी बनने के बदले जितना काम किया उतना मिलेगा, तो पोवर्टी से हमें फ्रीडम मिल जाएगी. यूज़ ऑफ मशीनरी के बारे में उनके क्या ख्याल थे? तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द ईरा ऑफ मशीन्स वॉज कॉल्ड सो एज machines dominated the production method. Some critics called him an opponent of machines, but he was never against appropriate use of machine. तो गांधी जी की सोच यही थी कि वो प्रोडक्शन मेथड के ऊपर डोमिनेंट बना देते अगर मशीन्स आएंगे, क्योंकि सीधी बात है कि अगर मशीन्स हो गए तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गए. तो गांधी जी उसके अपोज नहीं थे, पर वो ऐसा चाहते थे कि मशीन्स का अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए. ही वॉज अगेंस्ट द रेकलेस यूज़ ऑफ मशीन्स. बिना सोचे समझे मशीन्स का यूज़, यानी खाली प्रॉफिट के लिए मशीन्स का यूज़, उसके वो अगेंस्ट थे. विच रिप्लेस ह्यूमन लेबर एंड रेंडर्ड लेबरर्स अनएम्प्लॉयड. तो मशीन की वजह से अगर कोई पर्सन की जॉब चली जाती है, उसको काम नहीं मिलता है, तो गांधी जी ऐसे मशीनरीज के अगेंस्ट थे. The following points summarize his view regarding use of machine. First, Gandhiji recommended greater use of basic and simple machines that can be owned by and useful to poor producers. ऐसे मशीन्स होने चाहिए जो बेसिक एंड सिंपल हो और जो कोई भी यूज़ कर सकता हो. खास करके वो पुअर प्रोड्यूसर्स थे, उनके बारे में सोचते थे. अकॉर्डिंग टू हिम, दोज मशीन्स विच facilitate the work of labor must be employed, but those which replace labor and render laborers unemployed should not be used widely. तो जो मशीन लेबरर का वर्क इजी करे वो मशीन ही एक्सेप्टेड, बट अगर मशीन आने से लेबर ही रिप्लेस्ड हो जाए यानी अनएम्प्लॉय हो जाए, तो ऐसे मशीन्स का वाइडली यूज़ करने से वो मना करते थे. गांधी जी डिड नॉट अपोज मशीन्स विच आर यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर. गांधी जी ऐसे मशीन्स के अगेंस्ट नहीं थे जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं उनका कुछ अच्छा हो, वेलफेयर हो. मशीनरी विच रिड्यूस फिजिकल लेबर एंड सेव्स टाइम एंड फंड्स कैन बी वाइडली एम्प्लॉयड, बट ही cautioned the society against the use of machines which enhance profit of a single individual or few individuals. तो गांधी जी मशीन्स के तो अगेंस्ट नहीं थे. हाँ, अगर फिजिकल लेबर कम होता है या तो टाइम बचता है तो इज़ ओके, बट मशीन्स के यूज़ से कोई एक आदमी को या तो कुछ आदमी को, सोसाइटी के कुछ लोगों को ही बेनिफिट होता है, तो वो उसके अगेंस्ट है. मशीन्स मस्ट बी यूज फॉर बेनिफिटिंग द सोसाइटी एज अ होल. मशीन्स का यूज़ करो, पर किस लिए करो कि पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिले. ही वॉज अगेंस्ट द यूज ऑफ मशीन्स विच लेड टू concentration of economic power in the hands of a few people and became a means of exploitation of the poor by a few profit motivated rich people. तो ऐसे मशीन्स के अगेंस्ट थे गांधी जी जो खाली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और उसका बेनिफिट कुछ लोगों को ही मिलता है. गरीब जो है उनका, जो पुअर लोग हैं उनका एक्सप्लोइटेशन होता है, और प्रॉफिट मोटिवेटेड रिच पीपल जो मशीन्स यूज़ करते हैं उसके वो अगेंस्ट थे. He asserted that machines are for human beings and human beings are not for machines. Machines जो है वो humans के लिए है और humans machines के लिए नहीं है. And hence machines must not be used so widely that human beings become highly dependent on machines. तो machines इतने भी यूज़ नहीं होने चाहिए कि हम पूरे machines के ऊपर डिपेंडेबल हो जाए. और आज की डेट में देखने जाए तो यही है रियलिटी. सब जगह पे मशीन है. ह्यूमन लाइफ इज़ कवर्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन बाय मशीन्स. हम सभी
डायरेक्शन से मशीन से घिरे हुए हैं, हर जगह पे मशीन है। ह्यूमन बॉडी का तो यूज़ ही अभी बंद हो गया है, ऐसा बोले तो गलत बात नहीं है। तो गांधी जी इस सब से इन सब से अगेंस्ट थे, ये सब के अगेंस्ट थे। फिर उनका जो थॉट था डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के ऊपर, वो देखते हैं। तो गांधी जी फेवर्ड अ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम फॉर इंडिया. He wanted economic power to be distributed among many Indians and not among a few people only. According to him, development of villages should be the central concern of any process economic development, and he wanted villages to get equal benefit of development which can happen only through decentralized planning. तो गांधी जी यही चाहते थे कि भाई डिसेंट्रलाइज हो, यानी पावर कुछ एक या दो या कुछ लोगों के हाथ में नहीं हो, उसके बदले हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, खास करके विलेजेस का डेवलपमेंट हो। जो भी नेशनल डेवलपमेंट होता है उसका बेनिफिट हर एक विलेज को मिले, और इसके लिए वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देते थे। ही गेव द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग एज एन अल्टरनेटिव टू कैपिटलिस्ट प्लानिंग and as a solution to the problems of centralized economies, and thus he promoted the idea of increasing the use of khadi and the idea of spinning khadi as a household industry with the help of spinning wheel चरखा। तो ये उनका मेन कॉन्सेप्ट था कि कैपिटलाइज इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक्स नहीं बननी चाहिए, इकोनॉमी ऐसी बननी चाहिए जहाँ हर एक पर्सन अपने हिसाब से अर्न कर सकता हो। 17वीं सेंचुरी से पहले जो इंडिया गोल्डन बर्ड बोला जाता था, उसका रीज़न ही यही था कि हर एक विलेज, छोटे से छोटा किंगडम सेल्फ डिपेंडेबल था। और गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया खादी के थ्रू, क्योंकि खादी के लिए जो स्पिनिंग व्हील और चरखा था वो इजीली अवेलेबल है, सिंपल मशीन, और उससे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज रूटेड in the idea of Gram Swaraj, village empowerment और विलेज सेल्फ रियलेंस। तो ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी प्लानिंग का जो रूट था वो था विलेजेस, अगर विलेजेस डेवलप्ड हो गए तो पूरा इंडिया डेवलप्ड होगा। अब सिंप्लिसिटी एंड नॉन पोजेशन, उनके बारे में क्या सोचती, तो द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक लाइफ अराइज ओनिंग टू ग्रीड एंड रेस फॉर इंक्रीजिंग मटेरियल पोजेशंस बाय फॉरगेटिंग एथिक्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चालू कब होते हैं कि जब ग्रीडीनेस की रेस चालू होती है, खाली मटेरियल पोजेशन चाहिए, एथिक्स को सब भूल जाते हैं, पैसा चाहिए, बाकी कुछ भी क्या सही है क्या गलत है वो साइड पे होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम चालू होता है। विच इज़ वे ही प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ नॉन पोजेशन एंड कंजप्शन फॉर नीड्स एंड नॉट फॉर ग्रीडी। तो यहाँ पे गांधी जी ने ये बोला था कि ये आइडिया दिया था नॉन पोजेशन एंड कंजप्शन फॉर नीड्स एंड नॉट फॉर ग्रीड, यानी कोई भी कमोडिटी है उसको यूज़ करो, पर किस लिए यूज़ करो, अपनी नीड्स के लिए यूज़ करो, अपनी ग्रीड के लिए यूज़ नहीं करना। ग्रीडी नहीं बनना है हमें, लालची नहीं बनना है। ही एडवाइज पीपल टू रिस्ट्रिक्ट देयर वांट्स एंड वर्क टूवर्ड कंटेंटमेंट। फॉर हिज ओन लाइफ ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि सोच बड़ी रखो, और जो व्यवहार है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो एकदम सिंपल रखो। ही स्टेटेड द फॉलोइंग रीजंस फॉर रेस्टलेसनेस इन ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वांट्स। सेकंड, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स। एंड थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम विच क्रिएट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन जो ह्यूमन लाइफ की टर्म्स थी वो उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया है कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वांट्स, अगर हमारी वांट्स बढ़ती जाएगी, अगर हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो ये तो लाइफ ख़त्म होने तक यही चलेगा। और दूसरा, कॉम्प्लेक्स मशीन्स यूज़ करने की वजह से जो फिज़िकल लेबर है, जो लोग हैं कंट्री के, उनको काम नहीं मिलेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थी, जो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सिस्टम थोड़ी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इससे सोसाइटी में ग्रुप्स बन जाते थे, पुअर एंड रिच,
Explaining the relationship between wants and welfare, Gandhiji stated that welfare increases when wants are limited. तो गांधी जी वॉन्ट्स और वेलफेयर की अगर बात करें, दोनों के बीच की रिलेशन अगर हमें समझाते हैं, तो उन्होंने ये समझाया था कि वेलफेयर तभी इंक्रीज होगा जब वॉन्ट्स कम हो जाएगी। यानी अगर हमारी डिज़ायर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। रियल हैप्पीनेस लिव इन सिंपल लिविंग। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अंडरटेकन कीपिंग इन टू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ पीपल, to each one according to his her needs. He insists upon the idea of everyone's livelihood without anyone's exploitation. यानी सब लोग कमाओ, पर ऐसा नहीं है कि दूसरों को परेशान करके अपनी जेब भरो। ये उनके कॉन्सेप्ट है। अब कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप यानी कुछ रूल्स उन्होंने बताए थे। तो ट्रस्टीशिप इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल गिवन बाय गांधी जी। ही गेव द प्रिंसिपल गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द भगवद गीता एंड ईसोपनिषद। द ईसोपनिषद quotes, all that is created on the earth is because of God, and hence we must release it after surrendering it. तो जो भी बनाया वो भगवान ने बनाया है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इफ़ अ पर्सन हैज़ इनहेरिटेड एंड accumulated large amount of wealth, he or she should form a trust of excess wealth. अगर किसी के पास ज़्यादा मनी पैसा आ जाता है तो उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए। जो उनके पास ज़्यादा पैसा है वो दूसरों की हेल्प के पीछे लगाना चाहिए। अ पर्सन रिक्वायर्स ओनली एज मच वेल्थ एज इज़ नेसेसरी फॉर अ डिग्निफाइड लिविंग। तो भले कितना भी पैसा हो, पर उसका यूज़ क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1,00,000 रुपये पर डे कमाओ या 1,000 रुपये पर डे कमाओ या 100 रुपया पर डे कमाओ, आप खाना खाने बैठोगे तो कितना खाना खाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये वाला है वो एक ही रोटी खाएगा, 1,000 वाला 2 खाएगा, लाख वाला जो है वो 50 रोटी खा जाएगा। जितनी भूख होगी उतना ही खाना खाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड डिग्निफाइड लिविंग। वेल्थ विच इज़ एक्सेस देन दैट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। The owners of wealth and capitalists can voluntarily act as trustees of their wealth. तो जो उनके पास पैसा है वो पैसे के मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी है, उनको खाली देखरेख करनी है। They will be allowed to retain the stewardship of their possessions and to use their talent to increase the wealth, not for their own sake, but for the sake of the nation and therefore without exploitation. तो जो भी टैलेंट की वजह से आप पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप आपके लिए नहीं कमा रहे हो, आप कंट्री के लिए कमा रहे हो, और उसमें किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गांधीजीज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप कैन बी समराइज्ड like follow. First, convincing the rich means change of heart. So Gandhiji was a worshipper of truth and non-violence. His principle of trusteeship was based on voluntary action. Trusteeship was Mahatma Gandhi's peculiar contribution to the technique of social change. He called it the technique of change of heart. Therefore, confiscating the wealth of rich or by collecting it by imposing high taxes was not an appropriate way of redistributing wealth. तो जो पैसे वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स डाल के अगर उनके मनी को कंट्रोल अगर गवर्नमेंट करती है तो ये कोई अप्रोप्रिएट वे नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन वो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। ट्रस्टीशिप टू हिम meant being responsible for one's life as well as for the life of the neighbors. Rich are able to accumulate wealth because of resources obtained from the society and because some people remain poor. Hence, the excess wealth must be used for benefiting the poor by forming a trust through which the rich themselves will undertake activities that benefit the poor. So, government ट्राई करे, उससे बेटर है कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो खुद अपने हिसाब से अपने पास जो एक्सेस इनकम है, एक्सेस वेल्थ है,
उसको ऐसे यूटिलाइज करे जिससे जो कंट्री के पुअर पीपल हैं उनको बेनिफिट हो, उसके लिए उनको कोई फोर्स नहीं करना पड़े अपने मन से. द सोसाइटी शुड इनहेरिट एक्सिस वेल्थ एंड नॉट द इंडिविजुअल. सेकंड था जो है वो ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट. तो गांधी जी opined that a rich should feel the responsibility of using the excess wealth for benefits of the society rather than just asserting their rights over wealth. तो जितने भी रिच लोग हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनके पास जो एक्सेस मनी है उसको यूज़ करना वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही कि वो सब जो वेल्थ है उसके ऊपर अपना अपना राइट्स जताने की. Next, awareness, referendum, and social change. Trusteeship is a source of revolution or radical social change. It cannot be brought about by force, but by a voluntary social change. तो ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बाय फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है. अगर खुद लोग उसको समझे और वॉलेंटरी उसको एक्सेप्ट करे तो सोसाइटी में चेंज आ सकता है, ऐसा गांधी जी मानते थे. Gandhiji did not promote the idea of very high taxes and forceful confiscation of wealth of the rich. He said a public opinion can be built for bringing about a social change. तो गांधी जी कभी ऐसा फोर्सफुल एक्ट करने के लिए नहीं चाहते थे, वो मोरल चाहते थे कि भाई सब लोग अपने हिसाब से समझें, जो पैसे वाले वो अपने अपने मन से अपना जो वेल्थ है उसको गरीब लोगों के लिए यूज़ करें, वो उनका कॉन्सेप्ट है. इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी. गांधी जी बिलीव्ड इन वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड. इट वॉज बेटर दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बेनिफिटेड इंस्टेड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. Thus, Gandhiji emphasized on large scale production of goods which are the necessity of the masses. According to him, interest of the large society is more important than that of a few individuals. तो गांधी जी सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो, उनके जितने भी ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल्स है उसके उसको अगर स्टडी करें तो एक ही बात आज सामने आती है कि यहाँ पे वो हर एक को इक्वल बेनिफिट मिले वो चाहते थे. कंपनसेशन टू द ट्रस्टी. अब ट्रस्टी को क्या मिलेगा, तो गांधी जी बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड हैव प्रोविजन टू कंपनसेट द ट्रस्टीज फॉर देयर सर्विसेज. तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि जो भी ये सब वर्क करते हैं उनको एनकरेज करें. Opposition to nationalization. Gandhiji opposed the idea of nationalization of resources for production and the abolition of private property rights for bringing out economic equality. Such nationalization would decrease the moral and ethics of people and turn them against the state. Gandhiji opined that he would allow rich capitalists and landlords to retain the ownership of their possessions but would convince them to become trustees and use their wealth for good of the society. तो नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट थे वो, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास ही सब पावर रहे. प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स फॉर ब्रिंगिंग आउट इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो खाली प्राइवेट प्रॉपर्टी ही एक ऑप्शन हो, वो ऐसा चाहते थे कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स है या कैपिटलिस्ट है वो कन्विंस हो जाए कि दे आर द ट्रस्टीज एंड देयर वेल्थ यूज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के भले के लिए उनकी जो वेल्थ है वो यूज़ हो. Appointing the successor. Gandhiji's idea of trusteeship also raises the question of appointing a successor to the wealth of the trust. According to Gandhiji, the legal owners of wealth should be the official trustees. There is no need to entrust the trust to the society or the state. The actual power should act as a representative of the society. Thus, in a way, the society will own the resources. However, the present trustee can name the successor who will be the trustee after his her demise. And the new trustee will also be a representative of the assets and not an owner.
The state or society can't seize the property of the trust. The successors should be appointed through a legal procedure. Gandhiji suggested that though the owner of wealth can name the successor to the trust, the state must monitor the functioning of the trust. तो यहाँ गांधी जी क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रस्ट जो बना वो ट्रस्ट का जो ऑनर है वो एक्चुअली में उसका ऑनर नहीं, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके बाद जो नेक्स्ट आने वाले उनका नाम भी वही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करे। हाँ, स्टेट का काम ये है कि जो भी ट्रस्ट है उसके फंक्शनिंग के ऊपर वो ध्यान रखें। और लास्ट में स्टेट कंट्रोल की बात उन्होंने की है कि स्टेट का क्या कंट्रोल रहेगा। तो व्हेन द ओनर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रस्ट ऑफ देयर वेल्थ वॉलंटरी, द स्टेट कैन अंडर सर्टेन केसेस डायरेक्ट द यूज ऑफ प्राइवेट वेल्थ विथ मिनिमम फोर्स और वायलेंस। तो अगर कोई लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरी ये रेडी नहीं है ये काम करने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे स्टेट को कुछ ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पर मिनिमम फोर्स से और मिनिमम वायलेंस से। हाउएवर ही सजेस्टेड दिस ओनली फॉर सम फॉर्म्स ऑफ वेल्थ एंड नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेल्थ। पर यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है कि कुछ ही टाइप की वेल्थ में ये अप्लाई करना है, सब टाइप की वेल्थ में नहीं। दिस कैन बी डन आफ्टर इवेल्यूटिंग द वेज इन विच वेल्थ वॉज एक्यूमुलेटेड। वेल्थ का यूज़ क्या है वो पहले सोचना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा। द स्टेट कैन टेक कंट्रोल ऑफ सम टाइप्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आफ्टर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कंपनसेशन टू द ओनर। तो अगर ऐसी फील्ड में, ऐसी वेल्थ में सामने से जो उसका ओनर है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो स्टेट के पास ये राइट्स है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले ले और उसके बदले उसका जो ओनर है उसको कुछ कंपनसेशन दे जो लीगल है। In the context of principle of trusteeship, Gandhiji stated three forms of ownership: ownership with the private sector, formation of a trust, and ownership with the public sector. Gandhiji has also expressed his thought regarding Swadeshi movement, cooperation, importance of small cottage and village industries, equality, dignity of women, etc. His thoughts pertain to welfare and humanism. Modern day economists have drawn from Gandhiji's view from time to provide a new direction to the world. Solutions to the problems of poverty, unemployment, inequality, concentration of economic power, etc. can be found in principles given by Gandhiji. तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक पावर है, ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो गांधी जी ने जितनी भी बात बोली है उसके अंदर इजीली मिल जाता है। तो गांधी जी भले ही इकोनॉमिस्ट नहीं थे, पर उनकी जो थॉट थी, उनके जो सोच थी वो इकोनॉमिस्ट जैसी ही थी, और उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो जेन्युइन प्रिंसिपल्स है जो हमने अभी डिस्कस किए। यहाँ उनकी एक भी बात गलत नहीं है। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके इकोनॉमिक थॉट क्या थे वो।